दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है कांच के टुकड़े। एक्सक्यूज़ मी, आप मंदिरा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर मंदिरा ने वैसे ही पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही मंदिरा के मुंह से निकल पड़ा, अरे शालू, तुम तो शालू हो ना? कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही रही थी कि कहीं कोई और ना हो। आखिर इतने सालों के बाद जो देख रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं ना? कहाँ हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। तुम यहाँ कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मम्मी और पापा के यहाँ समय बिताने आई हूँ। वे भी काफ़ी दिनों से हमें यहीं पर बुला रहे थे। तो ठीक है, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले मेरे घर ज़रूर आना। आराम से बैठकर हम लोग दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। यह रहा मेरा कार्ड। शालू ने अपना विजिटिंग कार्ड मंदिरा के हाथ में थमाते हुए कहा और उसे अपने घर आने का न्योता भी दे डाला। और फिर मंदिरा से आने का वायदा लेकर वह डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल आई। मंदिरा अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी और बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली आई थी। उसके मम्मी के घर के बिल्कुल पास था और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही उसकी बचपन में साथ रहने वाली लड़की शालू से हो गई थी। घर आने के बाद भी मंदिरा के दिमाग में केवल शालू ही घूम रही थी। मंदिरा और शालू एक ही मोहल्ले में आसपास रहती थी। शालू के पिता आर्मी में थे। उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसलिए शालू को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत शालू शोख मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली आज़ाद परिंदे जैसी लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आँखें आसानी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। वह बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती थी और हंसते हंसते उसके गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण वह पूरे ग्रुप में भी सबसे अलग थलग दिखती थी और शालू मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से पूरी तरह से अलग ही दिखती थी। शालू कभी सलवार कमीज़ पहनती तो दुपट्टा गले में लटकता हुआ झूलता हुआ केवल मानो अपनी रस्म ही पूरी करता। छोटी मिडी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते थे। कॉलेज जाना हो या फिर कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। यह उसका खासा शौक था। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मंचलों का जमावड़ा ही लग जाता था। अपने ऊपर कसने वाले फिक्रों से परेशान होने की जगह शालू इस तरह के मुस्कराते हुए आगे बढ़ जाती थी। उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे लगता जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों ने अपने अपने परिवार की लड़कियों पर शालू से मिलने जुलने और बातचीत करने पर जैसे पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी बेटियां शालू की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगा था। मंदिरा को भी अपने घर वालों की तरफ से शालू से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर उन दोनों का आपस में मिलना हो ही जाता था और दोनों की थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी।
एक दिन शालू का अच्छा मूड देखकर मंदिरा आखिर उससे पूछ ही बैठी, तुम जानती हो शालू, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं तुम्हारे बारे में? जानती हूँ यार, मुझे सब पता है और यह भी मालूम है मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? लेकिन शालू छोड़ ना मंदिरा, इन बकवास बातों में क्या रखा है भला? शालू ने उकताए हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना बिल्कुल नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह ज़रा कम किया कर। ऐसा भी क्या उनका सुनना, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगने लगेगी, समझी? ज़्यादा ध्यान मत दे उनको। फिर ठहाका लगाकर बुरी तरह से हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी शालू उन तमाम लड़कों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी, जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं होता था, बस गाड़ियों पे घूमना और उसका पेट्रोल उड़ाना। शालू के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते थे, जिनमें अधिकतर मुझे ऐसे लगता था कि सच्चाई कम ही होती थी और मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा। और वैसे भी इन किस्सों को फैलाने वाले वही लोग होते थे जिन्हें वह नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से मंदिरा का शालू से मिलना जुलना बंद ही हो गया था। उससे पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते थे। फिर एक दिन सुनने में आया कि शालू किसी एक लड़के के साथ भाग गई है अपना घर छोड़कर। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर बिल्कुल नहीं मिली। इधर मंदिरा के पिताजी मंदिरा के विवाह के लिए काफ़ी दिनों से भाग दौड़ कर रहे थे, और फिर काफ़ी दौड़ धूप के बाद मंदिरा का विवाह एक अच्छे परिवार के एक सज्जन लड़के से हुआ। उसका नाम विनोद था। विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक नौकरी में नियुक्त हुआ था और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद मंदिरा भी विनोद के पास चली गई थी। अब तक मंदिरा को 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी, और फिर इतने वर्षों के बाद अचानक से शालू को देखकर मंदिरा के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी थी। वह देखना चाहती थी कि वह खुश है या नहीं। इतना वक्त बीतने पर भी शालू में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आँखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी काया। शालू की सूनी मांग देखकर इतना तो वह समझ ही गई थी कि शालू ने अभी तक शादी नहीं की है। अचानक ही वह अपनी तुलना अनजाने में अपने मन में शालू से करने लगी। वह अपने बारे में सोचने लगी कि मैं एक साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को शालू से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति विनोद उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करती थी। जहाँ एक और उसके पास विनोद जैसे प्यार करने वाले बेहद प्यारे पति थे, 2 फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे, वहीं दूसरी ओर शालू के जीवन की रिक्तता उसे साफ नज़र आ रही थी। उसे शालू के साथ अब मन ही मन हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर मंदिरा शालू के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समुद्र के किनारे एक पॉश कॉलोनी में शालू का खुद का फ्लैट था। अपने घर मंदिरा को आया हुआ देखकर शालू प्रसन्नता से खिल उठी। आओ आओ मंदिरा, मैं तो समझी थी कि तुम यहाँ नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमसे मिलने का इतना मन जो था तो मैंने सोच ही लिया कि तुम्हारे यहाँ ज़रूर आऊँगी। और बताओ कैसी हो तुम, कैसी दिख रही हूँ मैं? शालू हल्के से मुस्कुरा उठी।
एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं और वे दूसरों की बातें ही करती रही। शालू को मूड में देखकर आखिर मंदिरा ने पूछ ही लिया, एक बात पूछूं शालू, बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुमने तो अपने दोस्त के लिए अपना घर छोड़ दिया था ना, हमने तब यही सुना था। क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने तुम्हारे साथ? क्या बताऊं? मंदिरा ने जैसे शालू की दुखती हुई रग को छेड़ दिया था, वह सब कुछ बताने लगी। एक फीकी मुस्कान शालू के होठों पर तैर आई। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है, वो तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके लिए पसंद कर ली और उसे ही उसके गले बांध दी और कह दिया कि तुम्हें यहीं पर शादी करनी होगी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह तो अपनी पत्नी के साथ मज़े में रह रहा होगा और यहाँ तुम अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो। क्या यह सही है? सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता मंदिरा, यह तो तुम भी जानती हो। शालू ने बड़ी मायूसी से कहा। विन्नू ने शादी ज़रूर कर ली है, पर वह मेरा भी उतना ही ध्यान रखता है। उसका प्यार आज भी केवल मेरा है। वह अपनी बीवी के पास होकर भी उसके पास बिल्कुल नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो शालू, क्या ये सही है? मंदिरा ने थोड़े आश्चर्य से उससे पूछा। अगर वह तुमसे सच में ही प्यार करता तो क्या सारे ज़माने को ठुकरा कर तुम्हें अपना नहीं बना लेता? तुम समझ नहीं रही हो कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है? वह उसकी मजबूरी थी मंदिरा, तुम नहीं समझोगे। शालू ने विन्नू का पक्ष लेते हुए कहा। विन्नू अपने माँ बाप इकलौता बेटा है। मुझसे वह कितना भी दूर क्यों न रहे, मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरतों का पूरा पूरा ध्यान हमेशा रखता है। यह फ्लैट भी उसी ने मुझे दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है। बाकी दिन मैं उसके फिर से आने का इंतज़ार करती रहती हूँ और उसी में समय काट देती हूँ। शालू की आवाज़ में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो शालू, लेकिन यह सब सही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यह सब, अगर तुम इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो ना मंदिरा, इतना सब कौन सोचता है आजकल? शालू ने थकी सी आवाज़ में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी अनाम शायर का शेर कह उठी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो भला खता कौन करेगा? और अपनी शायरी पे वह खुद ही हंस पड़ी। फिर कुछ सोचकर बोली, मंदिरा तुम देखना चाहोगी उसे? फिर मंदिरा के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही वह उठकर दूसरे कमरे में तेज़ी से चली गई और मुझसे बोली, तुम बैठो मंदिरा, मैं अभी आती हूँ। शायद वह कुछ लेने गई थी। कुछ पलों के बाद अचानक छन से किसी चीज़ के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ हुई। मंदिरा लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। शालू फर्श पर नीचे अपना पाँव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फ़ोटो। यह सब देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने स्टूल पर चढ़कर किसी का फ़ोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फ़ोटो समेत नीचे आ गिरी थी। अरे शालू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देखो ना, देख ज़रा, फ़ोटो तो ठीक है ना? एक मिनट देख ले प्लीज़। मंदिरा ने आगे बढ़कर धीरे से फ़ोटो को उठाया। फ़ोटो पर नज़र पड़ने के बाद तो उसे जैसे करंट सा लगा। वह हैरान हो गई। वह पलक झपकाना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हों। शालू
कुछ कह रही थी शायद, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये मंदिरा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, हाँ यही तो है मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा विनू। इसी के बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। मंदिरा ने एक बार फिर गौर से उस तस्वीर को देखा, जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित सा महसूस कर रही थी। उसी किले की दीवारें अब एक एक करके गिरती जा रही थी। जी हाँ, यह विनू और कोई नहीं, ये उसके पति विनोद की तस्वीर थी। मंदिरा को लगा जैसे ज़मीन पर पड़ा सारा का सारा टूटा हुआ कांच उसके सीने में एक साथ धंस गया है। मंदिरा ने एक कहर भरी नज़र शालू पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समुद्र में उतरने को तैयार था। शाम बस होने ही वाली थी। उसकी लाल रोशनी सारे समुद्र को भी एकदम लाल किए हुए थी। मंदिरा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुद्र के सीने के भी आर पार हो गए हैं। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उसके पति विनोद का ही किया धरा था। उसे सच को समझने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। दोस्तों, अगर अब तक आपको कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मंदिरा विनोद का फ़ोटो देखकर एकदम दंग रह गई। उसे काटो तो खून नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर शालू ने उससे कहा, अरे घबराओ नहीं, बस थोड़ा सा कांच लगा है, ज़्यादा घाव नहीं है। इस पर मंदिरा ने उससे कहा कि कई घाव गहरे होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मंदिरा अचानक से जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ अचानक से याद आ गया हो। उसने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अब चल रही हूँ। अरे अभी तो तुमने चाय भी नहीं पी है, बैठो तो ज़रा। छोड़ दो, शायद मेरे नसीब में नहीं है। मंदिरा शालू का उत्तर सुने बिना ही वहाँ से चुपचाप उठकर अपने घर चली आई। घर पहुंचकर वह खूब रोई। आखिरकार उसका सुरक्षित मजबूत किला अचानक से असुरक्षित जो हो गया था। अब उसके अपने आंसू पोंछे और आगे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कुछ भी निर्णय लेने से पहले वह एक बार विनोद से इस बारे में ज़रूर बात करना चाहती थी। और फिर बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल था। रात को जब विनोद उसके मायके उसके मम्मी के यहाँ घर आए तो बच्चे अपने पापा की तरफ खुशी से भागे, पर मंदिरा ने उन्हें वहीं रोक दिया और अपने कमरे में जाने को कहा। विनोद उसके रवैये से हैरान हो गया, और हो भी क्यों ना, आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है, और इस समय वह एक चोर था। अचानक मंदिरा बोल पड़ी, विनोद, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। क्यों मंदिरा, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस मेरा घर और मेरा जीवन पिछले कुछ घंटों में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। विनोद अचानक सकते में आ गए। तुम तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आखिर एक ही शहर में रहकर तुम्हारी रासलीला के बारे में देर सवेर मुझे तो पता चलना ही था। विनोद एक मुजरिम के जैसे चुपचाप सिर झुकाए वहीं बैठा रहा। विनोद, मैं नहीं जानती कि तुम सही हो या गलत, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है और मैं यह सब डिज़र्व नहीं करती। मंदिरा, मेरी बात तो सुनो। नहीं विनोद, अब कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। मैं अब तुम्हारे घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। मैं अब हमेशा के लिए अपने मायके में ही रहूँगी। तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स जल्दी ही मिल जाएंगे। अच्छा है, कम से कम मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखा है, तो कम से कम मैं नौकरी करके अपने
और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकती हूँ। और हाँ, एक बात और, मैं नहीं चाहती कि डिवोर्स के बाद बच्चे तुमसे मिले, इसलिए मेहरबानी करके उनसे दूर ही रहना। अपनी परछाई भी उन पर मत पड़ने देना। तुम्हें तुम्हारी नई ज़िंदगी मुबारक हो। अब तुम्हें झूठी दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ये सारी बात कहकर मंदिरा अंदर कमरे में चली गई। विनोद थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, पर मंदिरा को किस हक से वह आखिर समझाता। गलत तो वह था ही, लेकिन अब वह अपने बच्चों के बिना कैसे रह पाएगा। वह बेचैन हो उठा। जब उसकी शादी मंदिरा से हुई थी तो उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, पर आज उसे एहसास हो रहा है कि उन सब के बिना उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी अधूरी है, बिल्कुल जैसे कांच के टुकड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अपनी राय ज़रूर बताया करें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।